हेलो दोस्तों, पीएस क्लास का स्वागत है। आज अपन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं। यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास को अच्छे से देखिएगा और कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके बताइएगा, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिएगा। तो क्लास शुरू करते हैं। एक्स किरणें हैं, आप सभी जानते हैं एक्स किरणें जिससे एक्सरे वगैरह किया जाता है, तो वो किरणें कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बनी होती है, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, रेडियो तरंगी होती है, या विद्युत चुंबकीय तरंगी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों की बनी होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स किरणें किसकी बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की बनी होती है। और इसको और क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्स किरणों को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिएगा, जो एक्स किरणें है वो गामा किरणें भी कहलाती है। एक्स किरणें क्या कहलाती है? गामा किरणें भी कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, गामा किरणें भी कहलाती है। तो गामा को इससे प्रदर्शित किया जाता है, अल्फा बीटा और गामा। देखिए ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो ये गामा किरणें भी कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्फा बीटा और गामा, तो इसमें से गामा किरणें कौन सी है? तो एक्स किरणें गामा किरणें कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनात्मक किरणें हैं, धनात्मक किरणें कौन सी है? इसका आंसर बताइए। अल्फा कण, धनात्मक आयन, पॉजिट्रॉन या बीटा कण। तो धनात्मक किरणें कौन सी होती है इसमें से? पॉजिटिव किरणें। तो इसका सही आंसर होगा अल्फा कण है, वो धनात्मक किरणों में सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा कण अभी आपको साइन बता ही चुका हूं मैं। अल्फा कण का साइन इस प्रकार से होगा, अल्फा कण। अल्फा कण कैसे होते हैं? धनात्मक किरणें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन में प्रकाश का निम्न गुण नहीं बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परावर्तन की घटना में कौन सा गुण नहीं बदलता है? परावर्तन की घटना में कौन सा गुण नहीं बदलता है प्रकाश की किरणों का? सबसे पहले अब देखिएगा, परावर्तन क्या होता है? परावर्तन होता है प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आके टकरा रही है। ये समतल सतह है जो कि अपारदर्शी है, अपारदर्शी समतल सतह। ये अपन ने इसके नीचे पॉलिश कर दी है। यहाँ पे इसके नीचे पॉलिश की हुई सतह है। जैसे अपने घर में, घर वगैरह में कांच वगैरह होते हैं, तो वो समतल होते हैं एकदम सीधे स्पष्ट रूप से, और पीछे उनके पॉलिश की जाती है, तो वो उस पर परावर्तन का नियम फॉलो हो सकता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी, टकराएगी, तो टकराने के बाद में वापस उसी दिशा में मुड़ जाएगी, वापस उसी दिशा में मुड़ जाएगी। इस घटना को बोलते हैं परावर्तन की घटना। जैसे अपन कांच में अपना फेस देखते हैं या फिर अपने शरीर को देखते हैं, तो वापस से टकरा करके अपने को उसी दिशा में तो दिखाई देता है, अपने सामने ही तो वापस से प्रकाश की किरणें आती है। अपने पीछे से प्रकाश की किरणें जा रही होती है, और वो प्रकाश की किरणें वापस से टकरा करके अपना प्रतिबिंब बना करके अपनी ही आंखों में अपना प्रतिबिंब दिखा रही होती है। तो परावर्तन में भी सेम यही प्रोसेस होता है। प्रकाश की किरणें आई, उसी माध्यम में टकरा करके वापस से लौट गई, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन की घटना में कौन सा गुण नहीं बदलता है? प्रकाश का कौन सा गुण, मतलब लाइट का कौन सा गुण नहीं बदलता है? वेग नहीं बदलता है, तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, या उक्त कोई नहीं बदलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तीनों ही चीजें नहीं बदलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश की घटना में वेग भी अपरिवर्तित रहता है, मतलब जिस स्पीड से लाइट आएगी उसी स्पीड से टकरा करके चली जाएगी। तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ बोलते हैं जिसको, मतलब एक तरंग को एक श्रृंग और एक वृत्त पूरा करने में जितना समय लगता है उसको, उसकी तरंग दैर्ध्य। और आवृत्ति मतलब, इस आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति भी उसकी चेंज नहीं होगी, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, और वेग भी उसका नहीं बदलेगा। वो समान वेग, समान तरंग दैर्ध्य और समान आवृत्ति के साथ में चली जाएगी। तो इसको सही आंसर हो गया, उक्त कोई चीज नहीं बदलेगी प्रकाश के परावर्तन के नियम में। और एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूँ प्रकाश का परावर्तन से संबंधित। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी आपको ध्यान होने चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सीधी रेखा है, इसमें प्रकाश की किरण इस प्रकार आई और टकरा करके वापस से इसी माध्यम में चली गई। बीच में अपन एक अभिलंब बनाएंगे, बीच में अपन एक अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पे बनेगा, तो आपको याद रखना है जो नियम बता रहा हूं मैं, अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पे बनेगा। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पर बनेगा। और ये आने वाला जो कोण होता है, ये जो प्रकाश की किरण आई है जो अभिलंब के साथ में कोण बना रही है, ये जो कोण है और ये जो कोण है, परावर्तन के पश्चात अब आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है। आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण और जाने वाली किरण को बोले परावर्तित किरण। तो आपतित किरण के बीच में बनने वाला कौन होता है? आई। और जाने वाली परावर्तित किरण के बीच का कौन होता है? आर। तो कौन आई हमेशा कौन आर के बराबर होगा, मतलब जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित होगी। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के मध्य का कोण हमेशा बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या चीजें बराबर होगी? वेग बराबर होगा, जिस स्पीड से आएगी उस स्पीड से वेग से जाएगी, जिस तरंग दैर्ध्य से आएगी उस तरंग दैर्ध्य से जाएगी, और जिस फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति के साथ आएगी उसी आवृत्ति के साथ जाएगी। तो ये सभी परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। मूत्र का निर्माण कौन से अंग में होता है? वक्र में, मूत्राशय में, यकृत में या उक्त कोई नहीं? तो इसका ज्यादातर बच्चे मूत्राशय कर देंगे। इसका आंसर मूत्राशय बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर होगा किडनी में। वक्र को किडनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्र को किडनी बोला जाता है। किडनी में निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण किडनी के अंदर होता है और मूत्राशय के अंदर जाकर के मूत्र इकट्ठा होता है। मूत्राशय में एक थैली की भांति होती है ये, और इसके अंदर जाकर के मूत्र इकट्ठा होने का कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वक्र या फिर किडनी में। किडनी में भी किस प्रकार से होता है? तो ये ध्यान रखना, नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करती है किडनी। नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए और छानने का कार्य कौन करती है? किडनी या फिर वक्र द्वारा किया जाता है, वो भी रुधिर के माध्यम से। रुधिर को साफ करती है। कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि रुधिर के अंदर जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको साफ करने का काम कौन करती है? किडनी या फिर वक्र द्वारा किया जाता है। एक फैक्ट और बता देता हूं, अगर किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हो जाती है तो उसको कृत्रिम अपोहन विधि से जीवित रखा जाता है। कृत्रिम अपोहन विधि, जिसको डायलिसिस बोला जाता है। कृत्रिम अपोहन, उसको हिंदी में नाम बोला जाता है कृत्रिम अपोहन विधि, या फिर आप याद रखना डायलिसिस। डायलिसिस विधि से उसे जीवित रखा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांझपन किसकी कमी, कौन से विटामिन की कमी से बांझपन रोग हो जाता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन सी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है, या फिर इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं। बांझपन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी का रोग हो जाता है, तो विटामिन ई की कमी से हो जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में अपन सभी के वैज्ञानिक नाम देखेंगे। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का नाम होता है टेकोफेरोल। टेकोफेरोल। ये सारे के सारे नाम बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं विटामिन ई के और कमी से होने वाले रोग। तो बांझपन तो आपको बता चुका हूं, बांझपन की विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। और विटामिन सी खट्टे फलों में जो पाया जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम बताइए। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल। एसिड, देखो अम्ल मतलब खट्टे पदार्थ, अम्ल मतलब खट्टे पदार्थ, तो एसिड बोल दो चाहे अम्ल बोल दो, तो खट्टे पदार्थ एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ई का टेकोफेरोल, के का फिलोक्विनोन, ए का रेटिनॉल, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। ये सारे के सारे आप अच्छे से नोट कीजिएगा। और एक फैक्ट बता देता हूं आपको, वसा में विलय विटामिन और जल में विलय विटामिन, ये आपको याद होने चाहिए कि वसा में कौन से विटामिन घुलते हैं और जल में कौन से घुलते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूं वसा में विलय विटामिन कौन से हैं। याद रखिएगा सूत्र ADE के, एडेक। हेडेक होता है वैसे एडेक, तो ADE के, तो ये हो गया विटामिन ए, डी और ई और के। ये कौन से विटामिन है? वसा में घुलने वाले विटामिन है। और जल में घुलने वाले विटामिन है बी और सी। बी और सी दोनों विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण मानव शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में उनमें से भी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड या पीयूष? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसका भी दो प्रकार से आंसर देखा जा सकता है। मैंने भी आपको दो प्रकार की ग्रंथियों का नाम बताया, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी मतलब जो सिर्फ अंदर स्त्राव छोड़ती है, शरीर के अंदर स्त्राव छोड़ती है, मतलब सीधा रुधिर के अंदर स्त्राव छोड़ती है, या फिर जिस जगह पे कार्य करना है, जिस अंग को कार्य करना है, उस जगह पे जाकर के अपना स्त्राव छोड़ती है, वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। और बहिस्रावी ग्रंथियां, ये दो प्रकार की ग्रंथियां हो गई। अब इसमें से भी संपूर्ण मानव शरीर की पूछ रही है, संपूर्ण मानव शरीर की सबसे बड़ी, चाहे अंतःस्रावी हो चाहे बहिस्रावी, इन दोनों में से भी बड़ी कौन सी होती है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर बताइए, यकृत, अग्नाशय, थायराइड या पीयूष? इसमें से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यकृत। यकृत को क्या कहा जाता है? लीवर। ज्यादातर बच्चों को यह भी ध्यान में नहीं होगा, लीवर ही यकृत होता है। और किडनी, जिसको वृक्क बोला जा रहा है, वृक्क बोला जा रहा है, वो भी क्या है? किडनी को वृक्क बोला जाता है, वृक्क बोला जाता है, और यकृत को लीवर बोला जाता है। इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की? यकृत। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में पूछ ले, मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको करना है थायराइड। कौन सी करनी है? तब आपको करनी है थायराइड।
दोनों में कंफ्यूज मत होना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली, बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमें सोने, जगने, उठने बैठने में सहायता करती है, जो हमारे शरीर को रंग प्रदान करती है, जिससे अपनी त्वचा का रंग सांवला, काला या फिर गोरा, जिस प्रकार का भी रंग है, तो वो रंग किसकी वजह से मिलता है, बालों को रंग किस वजह से मिलता है, आंखों की पुतलियों का रंग किस वजह से मिलता है, वो सारे रंग किस वजह से मिलती है, जैविक घड़ी वाला जो जिस ग्रंथि है उस ग्रंथि से ही मिलते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए। अग्नाशय ग्रंथि होगी, पीयूष होगी, पीनियल ग्रंथि होगी या हाइपोथैलेमस। इसका सही आंसर होगा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो जैविक घड़ी की भांति कार्य करती है। ये मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्त्राव करती है। बहुत बच्चों ने सुना होगा मेलेटोनिन हार्मोन त्वचा के रंग और बालों के रंग को प्रभावित करता है। तो वो सबसे मेन चीज यही है कि पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख के रूप में भी जाना जाता है, कई वैज्ञानिकों ने इसे तीसरी आंख के रूप में भी स्वीकार किया है। तो जैविक घड़ी किसको कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है, जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में लेंस कौन सा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? अपने सामान्य रूप से जो अपनी आंखें अभी, उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है? उभय उत्तलीय, उभय अवतलीय, समतल या उक्त कोई नहीं। इसका सही होगा उभय उत्तलीय, उभय उत्तलीय, उत्तल लेंस लगा हुआ है। तो इसका सेंस क्या होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किस प्रकार से होता है? उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है। उभय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों साइड है, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, इस वजह से इसको बोलते हैं उभय उत्तलीय लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मानव कंकाल में कुल अस्थियां होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होंगे। अस्थियां मतलब हड्डियों की संख्या पूछ रहे हैं। कुल अस्थियां कितनी है, कुल बोन्स कितनी होती है? 306, 206, 406 या 106। इसमें भी बच्चे ज्यादातर इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे, 306 या 206 में से। इसका सही आंसर क्या होगा? 206। तो इसका सही आंसर याद रखना, मानव शरीर में अस्थियों की संख्या वयस्क मानव में, ये भी देखना वयस्क पूछा जा रहा है, बच्चा नहीं पूछा जा रहा। अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों में हड्डियों की संख्या हो जाती है 300 प्लस, 300 प्लस के आसपास हो जाती है। बाद में हड्डियां जुड़ने लग जाती है, जिसको बोलते हैं अस्थिरीकरण। अस्थियों का जुड़ना अस्थिरीकरण कहलाता है। उसके पश्चात में जो वयस्क हो जाता है मानव, तो उसमें हड्डियों की संख्या रह जाती है 206। तो टोटल बोन्स की नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं वयस्क में, मतलब एडल्ट ह्यूमन में नंबर ऑफ बोन्स कितने हो गए? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बिच्छू में श्वसन अंग कौन से होते हैं? पुस्तक फुफ्फुस, फेफड़े, ट्रैकिया या गलफड़े। तो इसका सही आंसर होगा पुस्तक फुफ्फुस। आपको सीधा सीधा सिर्फ याद रखना है पुस्तक फुफ्फुस। पुस्तक फुफ्फुस इसको क्यों बोला जाता है? जैसे अपने फुफ्फुस ये फेफड़े हैं, इस प्रकार से अपने मानव शरीर में जो फेफड़े पाए जाते हैं, इस प्रकार से 2 फेफड़े पाए जा रहे हैं। ये इनके अंदर छोटी छोटी कूपिकाएं पाई जा रही है, जिन्हें फुफ्फुस का नाम दिया जा रहा है। अंदर जाकर के ये बैलून्स के रूप में, छोटे छोटे बैलून्स के रूप में खुलते हैं, उसको फुफ्फुस बोला जाता है। तो इसमें जो फुफ्फुस है उसमें पुस्तक फुफ्फुस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पुस्तक जो इस प्रकार से बुक होती है, जो ये बुक है, बुक के अंदर जिस प्रकार से ये पेज लगे होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक पेज होते हैं, उस प्रकार से इसके फेफड़े होते हैं। फेफड़ों के जो फुफ्फुस है वो इस प्रकार से होते हैं, इसी वजह से इसको पुस्तक फुफ्फुस नाम दिया गया। इसका नाम क्या दिया गया है? पुस्तक फुफ्फुस इसको नाम दिया गया है। और फैक्ट देखिएगा, बिच्छू है वो ऑर्थोपोडा संघ में आता है। किस संघ में आता है? ऑर्थोपोडा। ये भी आपको पूछा जा सकता है, किस संघ का प्राणी है ये? ऑर्थोपोडा में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है। और साथ साथ में ऑर्थोपोडा का जो शरीर होता है, ऑर्थोपोडा में जो जीव आते हैं, उनका शरीर काइटिन का बना होता है। ये भी ध्यान रखना, काइटिन क्या है? प्रोटीन, काइटिन का बना होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ये अपने घरों में पाए जाने वाले जो भी कीट मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये भी सभी किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। और इसके साथ साथ में ऑर्थोपोडा संघ में बिच्छू को भी सम्मिलित किया गया है, और उसमें पुस्तक फुफ्फुस पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्लास आपको कैसी लगी साइंस की, यह भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।